खाना और बदहजमी, इनका तो चूली दामन का साथ होता है। जरा सा खान पान बिगड़ा नहीं कि तुरंत बदहजमी हो जाती है। लेकिन क्या वर्मा खानदान में लोग अपने खान पान की आदतें सुधार पाएंगे? आइए देखते हैं। अरे बहू जल्दी आ। हे भगवान, ऐसा लग रहा है गले में आग लग गई। सास की चिल्लाने की आवाज सुनकर बहू कीर्ति दौड़ते हुए शांति के पास आती है। क्या हो गया माँ जी? आप बहुत परेशान नजर आ रही है, क्यों हल्ला कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? अरे बहू जल्दी से ठंडा पानी लेकर आ। हे भगवान, ये बदहजमी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? कुछ भी खा लो, लगता है हजम ही नहीं होता। सुबह खट्टी टकारे आ रही है और अब ये बार बार गले में इतनी तेज जलन हो रही है, लग रहा है जैसे किसी ने आग लगा दी हो। अभी लेकर आई माँ जी। बहू रसोई में जाती है और सास के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है। लीजिए माँ जी, इसमें मैंने थोड़ा नींबू भी डाल दिया है, आपको आराम मिलेगा। एक बात बताइए, जब आपको हैवी खाना हजम नहीं होता तो फिर रात के समय इतना हैवी खाना क्यों खाते हैं आप लोग? इस हिसाब से तो फिर मुझे खाना ही छोड़ना पड़ेगा। भूखे पेट भी तो भजन नहीं होता बेटा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? यह बदहजमी अपनी जगह है और पेट की भूख अपनी जगह। सास की बातों के आगे कीर्ति निशब्द हो गई थी, इसलिए वो चुपचाप जाकर अपने कामों में लग जाती है। अगले दिन, बेटा कीर्ति, आज ऐसा कर, तू शाही पनीर और मलाई कोफ्ते बना ले और साथ में बटर नान, मजा ही आ जाएगा खाकर। मम्मी जी, कढ़ाई पनीर और मलाई कोफ्ता? आपको ऐसी बातें सोचने से भी घबराहट नहीं होती क्या? कल आधी रात तक आप हाय हाय कर रही थी और आज फिर फरमाइश शुरू कर दी। मैं तो कहती हूँ छोड़ दीजिए ये सब शाही खाना। मूंग की दाल की खिचड़ी बना देती हूँ आपके लिए, आपको इस उम्र में वही सब हजम होगा। अरे हट, खिचड़ी भी कोई खाने की चीज है? ठीक है, कल थोड़ा सा मुझे बदहजमी हो गई थी, लेकिन हर बार खाना खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ जाए ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। और मुझे ऐसा लग रहा है गलती ना मेरी थी। मैं बिना खाना खाने के बाद आलस के मारे बिस्तर पर जाकर लेट गई। आज तो खाने के बाद कॉलोनी में 3 चक्कर लगाऊंगी, सब हजम हो जाएगा। तो बेफिक्र होकर बना ले जा। आपको देखना चाहिए, आपके मम्मी पापा की उम्र हो रही है। एक तो गर्मी इतनी है कि हल्का खाना भी हजम नहीं होता, ऊपर से मम्मी जी मलाई कोफ्ता और शाही पनीर बनाने की बात कर रही है। अरे यार, बना दो ना जो मम्मी बनाने के लिए कह रही है। उनको हजम हो जाएगा तभी तो इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही है वो। और कभी कभार सबको अपच हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मी की उम्र हो गई है। पहले खेतों में 8-8 घंटे काम किया करती थी, ऐसे कौन से 70 साल की हो गई है मम्मी, बस अभी 55 की तो है। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तूने। मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरी लुगाई हम सबको आज खिचड़ी खिलाकर खिसकने के चक्कर में है, इसीलिए बातें बना रही है। अरे बहू तू जा ना, जाकर खाने की तैयारी में लग। मलाई कोफ्ता और शाही पनीर ऐसे ही बातें बनाने से नहीं बन जाएगा, टाइम लगता है। और हाँ, क्रीम डालने में कोई कंजूसी मत करना। मलाई कोफ्ते में मलाई ना हो तो वो काहे का मलाई कोफ्ता? ठीक है माँ जी, अगर ऐसी बात है ना कि आपको मलाई कोफ्ता ही खाना है तो कम से कम दिन में खाइएगा, हजम होने के लिए थोड़ा समय तो मिले। अभी मुझे खाना बनाने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, डिनर करते करते सबको 9:30 बज जाएंगे, खाना खाने के बाद 10 बजे तक आप लेट जाएंगी, बस तभी तो आपको ये गैस, एसिडिटी, बदहजमी की समस्या होती है। ठीक है, आपको मलाई कोफ्ता खाना है तो कल दोपहर में बना दूंगी, पक्का प्रॉमिस। अपनी सास के साथ बहस करके तू अपना ही समय खराब कर रही है। मैं नहीं जीत पाया तो क्या खाक जीतेगी बेटा? जा अपने काम में लग जा। और वैसे भी अब तेरी सास ने मलाई कोफ्ते का नाम ले दिया है तो अब खाए बिना हमसे संतोष नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे ससुर जी। और एक बात सुनो, दिन में मलाई कोफ्ता इसलिए नहीं बनवा रही हूँ कि दिन में कौन सा सब लोग एक साथ बैठकर लंच कर पाते हैं। एक रात में तो समय मिलता है जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ 2 रोटी एक्स्ट्रा खा सकते हैं, सब लोग गर्मा गर्म खाना खा सके, इसके लिए तो मैं ऐसा खाना रात में बनवाती हूँ। ये लो, मैं यहाँ सबकी सेहत के बारे में सोच रही हूँ और यहाँ पूरा परिवार मिलकर मुझे ही ज्ञान दे रहा है। ठीक है भाई, खूब खाओ मलाई कोफ्ता। और अगर रात में माँ जी ने हाय तौबा मचाई ना तो मैं नहीं आने वाली। गलत खान पान खुद रखते और उसके बाद हाय हाय करके आधी रात तक नींद मेरी खराब करते हैं। कीर्ति रसोई में जाती है और उसके बाद सबके बताए अनुसार मलाई कोफ्ता, शाही पनीर और नान बनाने लगती है डाइनिंग टेबल पर। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट खाना बना है कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ऐसा करो, मेरे लिए एक नान और ले आओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे ससुर जी। आज तो मलाई कोफ्ता इतना अच्छा बना है कि मेरा बस चले ना तो पूरा का पूरा मैं ही चट कर जाऊं। अरे मम्मी रहने दो, पूरा का पूरा आप चट कर जाओगी तो हम सब क्या करेंगे? तुम ना सबके लिए एक एक नान और बना दो कीर्ति, अभी किसी का मन नहीं भरा है, सब लोग खा लेंगे। लेकिन मम्मी जी, आप लोग पहले ही ओवर ईटिंग कर चुके हैं, इतनी गर्मी हो रही है, रात में फिर परेशान हो जाओगे।
बहू तेरी ये बात ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब सब खाना खा रहे हैं तो क्या आधा पेट ही खाकर खड़े हो जाए? तुझे तो खुश होना चाहिए कि सब लोग तेरे बने खाने की तारीफ कर रहे हैं और पेट भरकर खाना खा रहे हैं। तो माँ जी, मैंने कब कहा कि मुझे खुशी नहीं है, लेकिन आप लोगों की सेहत के बारे में सोचना भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। खैर, कीर्ति की बातों को न आज तक कभी किसी ने ध्यान से सुना था, न आज किसी ने सुना। दादा दादी पिताजी को ओवर ईटिंग करते देख कीर्ति के बेटे अंश ने भी एक नान एक्स्ट्रा खा ली थी। माँ जी, आपने कहा था ना आज से आप खाने के बाद वॉक पर जाएंगी। ऐसा करिए, जब तक मैं बर्तन धो रही हूँ आप सब लोग वॉक कराइए। बहुत ओवर ईटिंग कर ली है आज सबने। अरे बहू, तुम वॉक करने की बात कर रही हो? मैंने तो इतना खा लिया है कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं तो कहती हूँ कोई मुझे मेरे बिस्तर तक छोड़ दे, अब तो बिस्तर के आगे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हे भगवान। मम्मी जी पापा जी तो अपने कमरे में आराम करने जा रहे हैं, लेकिन कम से कम आप तो कुछ देर वॉक कर ही सकते हैं, या आपसे भी हिला नहीं जा रहा है? अरे नहीं कीर्ति, मैं अपने रूम में ही ठीक हूँ। तब तक तुम बर्तन धो लो, फिर साथ में वॉक करने चलेंगे। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, अकेले वॉक करने से मुझे बोरियत हो जाती है। ठीक है, मैं किचन साफ करके बर्तन वगैरह धोकर आती हूँ, आप तक वेट कर लो। अंश और उसके पापा बेडरूम में जाकर बिस्तर पर पसर गए थे और दूसरी तरफ कीर्ति रसोई की साफ सफाई बर्तन वगैरह में जुट गई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो सारा काम खत्म करके अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि अंगद और अंश दोनों सो चुके हैं। ये लो, हो गई इनकी वॉक। पता नहीं कैसे आलसी लोग हैं, अपनी सेहत की कोई परवाह ही नहीं है इन लोगों को। बस ठूस ठूस के खाना और बिस्तर पर पड़े रहना, यही दो काम आते हैं। कोई अकल की बात सिखाए तो वो दुश्मन है सबका। गुस्से में बड़बड़ाते हुए कीर्ति भी कमरे की लाइट ऑफ करती है और बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। अभी उसे बिस्तर पर लेटे कुछ ही देर हुई थी कि उसे धमाके की आवाज सुनाई देती है और पूरा कमरा गंदी बदबू से महकने लगता है। इतनी गंदी बदबू आ रही है, बेहिसाब खाएंगे तो पेट में जाकर खाना सड़ेगा ही ना। रोज का काम है, रात के 10 बजे डिनर करेंगे और फिर पूरी रात ये बदबू भरे गोले छोड़ते रहेंगे। हर 5 मिनट में अंगद गोले दाग रहा था, जिसकी वजह से कीर्ति की नींद उड़ गई थी। उसका पारा 7वें आसमान को छू रहा था। तभी बेटा अंश उठकर बैठ जाता है। मम्मा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटा, क्या हो गया? अच्छा रुको, मैं तुम्हें पेट दर्द की दवा देती हूँ। नहीं मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इतना कहते कहते अंश कमरे में ही उल्टी कर देता है। ये तो होना ही था, मैं जानती थी, इसीलिए मना कर रही थी कि इतनी रात के समय इतना हैवी खाना मत खाइए मत खाइए। ऊपर से माँ जी है, मलाई कोफ्ता में भर भर के मलाई डालना, शाही पनीर में काजू और क्रीम कम नहीं होना चाहिए। खूब खाओ, क्रीम नुकसान तो करेगा ही। गर्मी के मौसम में लोग घिया तोरी खाते हैं और हमारे घर के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आधी रात को बेटे के कपड़े बदलवाकर कमरे की सफाई करके और अंश को दवाई खिलाकर सुलाते सुलाते कीर्ति को 1 बज गया। वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए कीर्ति जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है सासू माँ के कमरे से भी हाय 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 की आवाजें सुनाई दे रही है। मम्मी जी, क्या हो गया? क्यों हाय हाय कर रही हैं आप? ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटा, आज तो इतनी एसिडिटी हो रही है, बेचैनी के मारे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आ रही। खट्टे डकारों ने जीना मुश्किल कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा क्या करो बहू, तो ये कोई दवा पिला दे। माँ जी, आपको दवा की नहीं परहेज की जरूरत है। अरे ऐसा भी क्या शौक है आप लोगों का कि खाना देखकर आप लोग अपनी सेहत की भी चिंता नहीं करते? किसी और की ना सही, अपनी चिंता तो आदमी को होनी चाहिए ना। अरे बहू, दवाई के बजाय तानों से इलाज करेगी क्या मेरा? गैस का गोला बनकर उड़ जाऊंगी, कुछ कर जल्दी से। जा रही हूँ माँ जी, इनो लाती हूँ, पी लीजिए, थोड़ा बहुत आराम तो मिल ही जाएगा। पहले पति अंगद, उसके बाद बेटा अंश और अब सास की हालत देखकर कीर्ति मन ही मन सोच लेती है कि ये लोग तो सुधरने से रहे हैं, अब उसे ही कुछ सख्ती करनी पड़ेगी, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अगले दिन शाम को, अरे बहू, अभी तो 7 बज रहे हैं, अभी से क्या खटर पटर करने लगी रसोई में? तेरे बाबूजी और अंगद ऑफिस से आ जाए, उनसे पूछ कर खाना बनाना। माँ जी, उनसे पूछने के चक्कर में रोज खाना लेट होता है। 10 बजे खाकर आप लोग सीधा सोने जाते हो, इसलिए मैंने सोच लिया आज से 8 बजे तक सबको डिनर खत्म करना है, ताकि सोने से पहले 2 घंटे का समय तो मिले। अरे बहू, कैसी बेतुकी बातें कर रही है? ऐसे ही कुछ भी बनाकर रखने की क्या जरूरत है? इतने साल हो गए तेरी शादी को, आज तक किसी ने खाया ऐसा खाना जो आज खा लेंगे? रात में हमारे यहाँ सबका मनपसंद खाना बनता है और उसके लिए अभी तुझे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। नहीं माँ जी, आज तक इस घर में जो हो रहा था वो गलत था। मैंने डाइटिशियन से बात की है, उससे घर में सबकी सेहत के लिए कुछ बातें बताई हैं
और अब से वो आप सबको फॉलो करनी होगी। मैं तो फिर भी 8 बजे डिनर करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन डायटिशियन ने तो कहा है कि शाम को 7 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए। उसके बाद खाना खाने से गैस, एसिडिटी और तमाम तरह की परेशानियां पैदा होती है। और भूल जाइए वो दिन जो हमारे घर में रोज रोज दाल मखनी, शाही पनीर बनता था। अब घर में वही बनेगा जो मैं चाहूंगी। सबको रात के समय हल्का खाना ही खाना है ताकि पेट को थोड़ा आराम मिले, और ये जो रोज रोज आपकी बदहजमी की समस्या है ना, वो भी ठीक हो जाए। अपने बारे में ना सही, कम से कम उस छोटे से बच्चे के बारे में तो सोचिए आप लोग। कल आधी रात तक पेट दर्द से वो परेशान था। इतना ही नहीं, एक उल्टी भी की उसने। आप लोगों के गलत शौक के चक्कर में अपने बेटे की सेहत तो नहीं मैं बिगाड़ सकती। रोज रोज मैदा के बने भटूरे और नान खाना कोई समझदारी होती है क्या? अरे देखो तो कल की लड़की हमें पाठ पढ़ा रही है। बनाओ जो बनाना है, हम तो तुम्हारी घास फूस खाने से रहे। माँ जी, खाना तो आपको यही खाना पड़ेगा, वरना आप अपने लिए अलग से नौकर लगवा लीजिए और बनवाती रहिए उससे शाही खाना। अब मैं इस घर की सेहत के साथ और कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। बहू का 2 टुक जवाब सुनने के बाद अब शांति देवी के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। 7:30 बजे तक बहू ने डिनर बनाकर तैयार कर दिया था। अभी से डिनर बनाकर टेबल पर भी लगा दिया तुमने? अभी तो मैं ऑफिस से घर आया हूँ, थोड़ा चाय नाश्ता तो करा दो। देखो अंगद, चाय का समय 5 बजे का होता है। अब डिनर का समय है, डिनर कर लीजिए। उसके बाद आधा घंटा बाहर वॉक करके आइए, 1 घंटा आराम से सबके साथ टाइम स्पेंड करिए और फिर सोने जाइए। सही रूटीन यही होता है। 8 बजे तक आप चाय पियेंगे, फिर 10 बजे डिनर करेंगे और उसके बाद ऐसे ही पेट फुलाकर सो जाएंगे, फिर रात भर गैस सोएंगे। कान खोलकर सुन लीजिए, मैं थक गई हूं। अब मुझसे ये सब एक दिन भी बर्दाश्त नहीं होगा। या तो आप लोग अपनी आदतें सुधार लीजिए, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। अरे यार, छोटी सी बात के लिए क्या इतना सीरियस हो रही हो तुम तो ऐसा लग रहा है एकदम लड़ने के लिए मोर्चा संभाल कर बैठी हो। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, इसीलिए बात यहां तक पहुंच गई है। अब बस, बहुत आप लोगों ने अपनी मनमानी कर ली। अब इस घर में सबकी सेहत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मैंने अपने हाथों में ले ली है। माँ जी से तो मुझे कुछ उम्मीद है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा माँ जी ही तला भुना और भारी खाना बनाने के लिए कहती रहती। बहू के कहने पर सभी लोग 8 बजे ही मन मारकर डिनर कर लेते हैं, लेकिन आदत बड़ी गंदी चीज होती है। लौकी की सब्जी से 2-2 रोटी खाने के बाद 10:30 बजे तक सबके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ भूख लग गई थी, क्योंकि देर रात खाना खाने की गंदी आदत जो पाल रखी थी। और वैसे भी मलाई कोफ्ता खाने वालों का लौकी की सब्जी से कहाँ चलने वाला था। रात में 10:30 बजे। बहुत देख लिया तूने अपनी मनमानी का नतीजा, इसीलिए मैं रात के समय हैवी खाना बनवाती हूँ। कम से कम इतनी लंबी रात होती है, आदमी चैन से सो तो सके। अब तेरी उस पानी जैसी लौकी की सब्जी खाकर 2 घंटे में भूख लग गई, और सिर्फ मुझे नहीं लग रही, तुम्हारे बाबूजी को भी भूख लगी है। अब बताओ क्या पूरी रात भजन करें हम बैठकर? सास की बात सुनकर तुरंत उसका पति अंगद भी कमरे में से निकलकर बाहर आता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी आप। अरे एक तो उस लौकी की सब्जी से ढंग से खाना नहीं खाया गया, और वो तो पेट में जाकर कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चल रहा। मुझे तो खुद भूख लगी हुई है। कहते कुछ बना दो, वरना ऐसे तो भूख से मुझे रात को नींद नहीं आने वाली। सबकी सब ढीठ है इस घर में। इन लोगों की आदत ऐसे नहीं सुधरने वाली। अरे डाइटिशियन ने तो कहा था कि रात में डिनर बनाने की जरूरत ही नहीं है, इनको सलाद और फ्रूट्स खिलाकर सुला दो। लेकिन मुझे पता था सलाद खाकर हमारे घर के लोगों को नींद कहाँ आने वाली है, इसलिए मैंने सबके लिए हल्की सी सब्जी और रोटी बनाई। और ये देखो, ये सब तो 10:30 बजे ही फिर से पेट पकड़कर मेरे सामने खड़े हो गए। क्या करूं, फिर से डिनर बनाना पड़ेगा क्या? ऐसे क्या मुंह बना रही हो यार? अच्छा चलो ठीक है, मैं ही बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। मम्मी आप क्या खाओगी? बेटा ऐसा कर, कुछ चटपटा सा खाने के लिए मंगवा दे, कढ़ाई पनीर सही रहेगा। मेरे लिए तो तू ड्राई मंचूरियन मंगा देना, स्पाइसी वाले, खाकर एकदम मूड फ्रेश हो जाएगा। बहू के मना करने के बाद भी पूरे परिवार ने बाहर से खाना ऑर्डर किया और देर रात को बैठकर खाया। फिर वही हुआ जो होना था। रात के 1 बजते बजते सास शांति को एक बार फिर से बदहजमी हो गई थी। ससुर जी पेट पकड़कर टॉयलेट में बैठे हुए थे। अरे जल्दी करो कीर्ति, माँ बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी से कुछ करो। खबरदार जो मेरी नींद खराब करने की कोशिश की तो। अगर इस घर में कोई समझदारी की बात सुनना नहीं चाहता तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसकी तबीयत खराब है और किसका पेट खराब है। 1 हफ्ता बीत गया था। लगभग हर रोज की यही कहानी थी। शाम के समय कीर्ति का हल्का फुल्का डिनर खाने के लिए सब हाँ तो बोल देते, लेकिन बेचारे अपनी आदत से मजबूर 2 घंटे के अंदर ही उन्हें भूख लग जाती और उसके बाद ऊट पटांग चीज खाकर वो अपनी सेहत और ज्यादा खराब कर लेते। कीर्ति भी अब रोज रोज की मुसीबत से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो एक बार फिर डाइटिशियन से इस समस्या का हल पूछने के लिए जाती है। तो आपके घर में सबको कुछ न कुछ चटपटा और हैवी खाने का शौक है, और इसी वजह से वो ज्यादातर मैदा, क्रीम और तेल वाली चीज खाना पसंद करते हैं।
मुझे ऐसा लगता है इससे हेल्दी तो फिर पराठे ही होंगे। तुम डिनर में पराठे बना सकती हो। पराठे कम से कम आटे के होते हैं और उसके अंदर हेल्दी सब्जी स्टफ करके तुम अपनी मील को पहले से बेटर कर सकती हो। बस एक बात का ख्याल रखना, बहुत देर रात को इतना हैवी खाना नहीं खाना है, इसलिए ये पराठे तुम ना उन्हें रात होने से पहले खिला देना। 7:30 तक सबका डिनर हो जाएगा तो पराठे को डाइजेस्ट होने के लिए समय मिल जाएगा। डाइटिशियन से मिलकर आने के बाद शाम को 7:30 बजे जब कीर्ति ने बताया कि उसने डिनर में आज आलू के पराठे बनाए हैं तो परिवार में सभी लोग खुशी से उछल पड़े। अरे बहू, आज सूरज कौन सी दिशा से निकला था भाई, जो तूने खुद हमारे लिए पराठे बनाकर रख दिए। वरना तू तो रोज वही घिया तोरी परवल टिंडी बनाती है, जिसे देखकर इंसान की भूख मर जाए। ठीक है माँ जी, भटूरे और नान से तो पराठे बेहतर है ना। मैं आज से आप लोगों के लिए डिनर में पराठे ही बनाया करूंगी। बस शर्त एक है, आपको ये पराठे रात को 10 बजे नहीं बल्कि 7:30 बजे ही खाने होंगे और थोड़ी कसरत भी करनी होगी। और इस तरह अब घर में रोज शाम को बनने लगे थे गर्मा गर्म स्वादिष्ट पराठे। एक थाली की चट्टी बट्टी हो रखी है ये दोनों देवरानी जिठानी, एक दूसरे में ही घुसी रहती है। कितना मना किया था मैंने प्रिया को कि आलू की सब्जी मत बनाना, 2 दिन से लगातार वही बन रहा है, तो आज ये नेहा आलू की सब्जी बना कर ले आई। चावल भी नहीं बने आज। दोपहर में तो आदमी चावल खाएगा कि नहीं। काम ऐसा करती है, फिर कहती है मेरा ससुर हम पर कुरकुर कुरकुर करता है। अपने सास ससुर की बातें सुनकर किचन से प्रिया और नेहा बाहर आती हैं। ये पुराना दरवाजा आज इतनी आवाज क्यों कर रहा है भाभी? लगता है दरवाजे में तेल डालने की जरूरत है। क्या क्या कहा? कुछ नहीं मम्मी जी, ये ना दरवाजे की बात कर रही थी। आज नाश्ते में तो चावल बनाया था भाभी ने मम्मी जी, इसीलिए मैंने चावल नहीं बनाए। नाश्ते के चावल ही गर्म करके ला देती हूँ ना, वो भी तो कोई ना कोई तो निकलेगा ही। मेरा मतलब है मैं कोई नागिन थोड़ी ना हूँ जो बड़ा सा मुंह खोलकर सारा का सारा बासी खाना खा जाऊंगी। किसी और को भी योगदान करना होगा ना। नेहा किचन में जाकर बासी चावल गरम करके ले आती है और जैसे ही विमल की थाली में उस चावल को परोसने जाती है तो वो अपना हाथ थाली के ऊपर रख देता है। मम्मी जी की नजर नहीं है आपके चावल पर? पापा जी, जो आपने पहले ही प्लेट पर हाथ रख दिया। मम्मी जी की नजर पड़ने से चावल काले नहीं पड़े हैं। देख रही हो सुजाता जी, कमाए क्यों आदमी जब खाने में ये 2 सूखे फुलके और बासी चावल ही खाने को नसीब होना है। थोड़ा तो सोचना चाहिए था नेहा तुम्हें। ऐसा भी नहीं है कि तीनों वक्त के खाने का काम तुम पर आ जाता है। तुम और भाभी मिलकर काम करते हो ना आधे आधे वक्त। तो उस खाने को छोड़ो जो भाभी ने नाश्ते में बनाया था, तुम फ्रेश चावल बना लेती। ये तो बहुत अच्छी बात बोली तुमने। सुबह का सुबह छोड़ दो, तो तुम सुबह की लड़ाई अगले दिन तक क्यों लेकर जाती हो? क्या हो गया भाभी, आप इतना क्यों चिढ़ रही है? लगता है गर्मी आपके सर पर चढ़ गई है। चढ़ेगी ही। कोई जाए रसोई में तब ना पता चले। घर में 8 लोग और 8 की 800 फरमाइशें। बहुत कर दिया सबके लिए मैंने, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब मैं नाश्ते में बना हुआ सारा खाना वेस्ट कर दूं? हाँ, और नाश्ते में स्पेशली भाभी ने चावल पापा जी के लिए ही बनवाए थे और मम्मी जी को तो रोटियां चाहिए ही चाहिए, इसीलिए मैंने अभी रोटियां बना ली। छोटी बहू को क्यों डांट रहा है नितिन? बड़ी तो प्रिया है, प्रिया को समझदारी रखनी चाहिए थी। एक बार को रोटी बासी भी खा सकते, पर चावल कोई कैसे बासी खा लेगा प्रिया? अरे क्यों भाई, रोटी क्यों कोई बासी खा ले? मेरे दांत तो ऐसे ही कमजोर है, सूखी रोटियां मुझसे चबा ही नहीं जाती। ये तो ताज़ी बनाई है तब ऐसी पत्थर जैसी है, वही ठंडी रहती तो शायद आरी की जरूरत पड़ती मुझे। तो फिर आपके तो दांत गिर जाते ना मम्मी जी, और फिर हमें खाने में दलिया भी ऐड करना पड़ता है। इतनी गर्मी में रसोई संभालना कितना मुश्किल है, आप लोगों को क्या पता। हाँ, सिर्फ खाना बनाने का काम नहीं होता, बार बार किचन क्लीन करना पड़ता है, बर्तन हो जाते हैं उन्हें धोना पड़ता है, और घर में इतने सारे लोग हैं, सभी के मन का खाना एक साथ कैसे बनाया जा सकता है पता भी है आप लोगों को? मुंह नहीं खोलना चाहती मैं भाभी आप बड़ों के बीच में, पर क्या करूं, सभी का नंबर कभी ना कभी तो आता ही है, पर मेरा नंबर आता ही नहीं। कितनी बार मैंने बोला है कि नाश्ते में डोसा बना दिया करो या चिया सीड्स भिगोकर उसी की कोई रेसिपी बना दिया करो, उसमें तो मेहनत भी नहीं है, मेरी डाइट के लिए वही अच्छा भी है। पर चाहे जिम में 5,000 महीने की क्यों ना वेस्ट हो जाए, आप लोग मुझे तला भुना ही खिलाओगे। तभी दरवाजे से भागता हुआ सूरज अंदर आता है और अपनी भाभी से कहता है,
मुझे स्नेहा को लेने एयरपोर्ट जाना है भाभी, जल्दी से वेफर्स दे दो ना मुझे, या फिर बिस्कुट दे दो। एक तो आप सब, ऊपर से ये ढीठ देवर, ये सब खा खाकर तो तेरी हालत ये है, शरीर में चर्बी तक नहीं बची। कहीं तो स्नेहा को चुभ ना जाए। देखकर ये नहीं लगता कि तू कुपोषण का शिकार है, लगता है कुपोषण तेरा शिकार हो गया है। अरे बस बहुत हो गया नेहा, हम सबके लिए खाना बनाना तुम्हें अखरता है तो मैं सबकी रसोई अलग कर देता हूँ। हर रोज खाने पर बैठते ही ये बहस शुरू हो जाती है। इतने क्लेश से बना हुआ खाना हमारे शरीर को कैसे लगेगा? तो कर दीजिए ना देवर सबकी रसोई अलग, पर मैं और नेहा तो एक साथ ही खाना बनाएंगे। अब किचन अलग हो ही रहा है तो मेरे लिए इंडक्शन लगवा देना भैया, ये स्टव में खाना बनाने से ना मैं तो जल जाऊंगी। और अगली सुबह नितिन और विनीत जाकर 3 सिलेंडर अपने घर पर लेकर आते हैं। 1 सिलेंडर पापा जी आपके कमरे के लिए, 1 सिलेंडर अपने कमरे में ले जाता हूँ और 1 विनय ले जाएगा। इस घर में मैं भी हूँ भैया। पर मेरे भी 2 हाथ है भाई, एक साथ में कितने सिलेंडर ले आता? और मुझे तो लगा कि तू कैंटीन में खाएगा। इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास? मैं जाता हूँ चिया और मेरे लिए सिलेंडर लाने। मेरे कमरे का सिलेंडर तो सुजाता जी हड़प करके बैठ गई। अब मुझे भी खुद के लिए 1 सिलेंडर लेना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ मार्केट, बड़ी सी कढ़ाई भी लेकर आऊँगा। ऐसी टेस्टी हलवाइयों की तरह सब्जी बनाऊँगा कि लोग मांगते रह जाएंगे। बहुत दिन हो गए अपना राजस्थानी खाना खाए हुए। और सभी अपनी अपनी रसोई की तैयारी करने में लग जाते हैं। उसी रात किसी के कमरे से कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी तो किसी के कमरे से खाना जलने का धुआं। तो आइए एक एक करके सभी के कमरे में चलते हैं। आलू तो उबल गए प्रिया, बस अब एक क्रीम रेडी कर लेते हैं और दम आलू बना लेते हैं। हाय राम, मेरी सब्जी तो जल गई। खाना बनाने की आदत छूट गई है। अब सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, उफ, कितना झंझट है। कढ़ाई अलग हो जाएगी, परात अलग, तवा अलग, खाने के बर्तन अलग, इन सबको धोना भी तो पड़ेगा। बिस्तर की एक तरफ जहां सुजाता ने अपनी रसोई बना रखी थी, वहां दूसरी तरफ विमल भी अपनी रसोई का काम कर रहा था। इस घर में मसाले भी नहीं है क्या? मसाले नहीं हो गए, सोने के जेवरात हो गए जो छुपा छुपा कर न जाने कहाँ रख देती है आपकी बहुएं। बार बार रसोई में जाकर मसाले लाने पड़ रहे हैं, मुझे परेशानी हो रही है। अरे कमरे की एसी तो चालू है विमल जी, मर्जी फिर आपको पसीना आ रहा है। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि शादी के बाद आपकी माँ मुझे अलग अलग तरह के पकवान बनाने को कहती थी। भाग भाग कर गरम गरम फूल के उनकी थाली में परोसती थी मैं, और आप कहते थे ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा सुजाता। तब सोचिए मुझ पर क्या बीतती होगी। तो तुमने कौन से 8-10 प्रकार के व्यंजन खिला दिए मेरी माँ को? घूम फिर कर एक आलू टमाटर की सब्जी बनाकर रख देती थी। बेचारी मेरी माँ बेस्वाद खाना खाकर ही परलोक सिधार गई। अच्छा हुआ अपनी बीवियों से हमने अपना कमरा भी अलग कर लिया, वरना दोनों मिलकर अच्छा अच्छा खाना बनाती और हमें जलाती। तो हम कौन सा खराब खाना बनाने वाले हैं भैया? मेरे तो चावल पक गए हैं, आप क्या बना रहे हैं? मैंने तो भाई अभी सोचा नहीं है, तब से आटा ही गूंदने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ये आटा लग जाए फिर रोटी बना दूंगा। सब्जी सोच रहा हूँ मार्केट से मंगवा लूँ, ऑफिस का भी बहुत काम बाकी है। ये खाना ही बनाते बनाते 12 बज गए। अरे अब तो ऑफिस का काम भी नहीं हो पाएगा। तो आप एक काम कीजिए ना, आप दाल बना लीजिए, चाल दावल तो खाने को हो जाएंगे, सब्जी रोटी हम बाहर से मंगवा लेते हैं। 1 हफ्ते प्रॉब्लम होगी, फिर एडजस्ट करने की आदत हो जाएगी। जहां अभी तक सभी ने कुछ न कुछ बना लिया था, वहां अभी भी फोन कॉल पर चिया अपने दोस्त से खाना बनाने की रेसिपी पूछ रही थी। अरे यार करण, अच्छे से बताओ ना अब आगे क्या करना है। अरे यार जिया, आगे क्या करोगी? पहले लाइटर से गैस तो ऑन करो। तुम तो कब से गैस भी ऑन नहीं कर पा रही हो। तो तुम मुझे सब्जी की रेसिपी बता दो, मैं कढ़ाई में सब कुछ डाल देती हूँ, फिर लास्ट में गैस ऑन कर दूंगी। अरे तेल बिना गर्म हुए उसमें कुछ भी डालोगी तो सब्जी खराब हो जाएगी। तुम नहीं बताना चाहते ना मुझे कि खाना कैसे बनता है, तो मत बताओ, ये ड्रामा मत करो, फोन रख रही हूँ। तो कुछ ऐसे ही डिनर की तैयारी चल रही थी नेहा और प्रिया के ससुराल में। रात के 11 बजे सभी अपने झूठे बर्तन धोने के लिए किचन पहुंचते हैं, पर सूरज नहीं आता। जरूर इस लड़के ने डिनर नहीं बनाया होगा, चिप्स खाकर सो गया होगा। मैंने तो पेट भरकर बिरयानी खाई है। उफ, इतना खा लिया कि अब तो मुझे उल्टी आ रही है। पर आपके कमरे से तो बदबू आ रही थी पापा, और खाना खाकर आप तो डका लेते, एक बार भी डका नहीं ली आपने। धोने के लिए लाए आप एक तवा और कह रहे हैं बिरयानी बनाई थी। अच्छी बात है पापा जी,
तवे की बिरयानी। तुम इसका ब्लॉग बना सकती हो चिया, जल्दी फेमस हो जाओगी। सभी एक दूसरे के बर्तन धोते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे कि शायद दूसरे ने पेट भरकर खाना खाया होगा, क्योंकि ससुराल के सभी लोग भूखे ही थे। ऐसे खाने को कोई खाता भी तो कैसे? खाने का ड्रामा तो किसी तरह पूरा हो जाता है। फिर बात आती है उस कमरे में सोने की जहां सभी ने खाने पर एक्सपेरिमेंट किया था। इतने गंदे कमरे में कोई कैसे सोए? मैं तो बहुत थक गई हूँ जी, मुझे तो कोई कहीं भी सुला दे, मैं सो जाऊंगी। हटिए, सोने दीजिए मुझे। अगली सुबह काम वाली छबीली सुबह 7 बजे छम छम करती दरवाजे पर पहुंचती है और एक एक करके घर के सारे कमरों में झाड़ू लगाने के लिए जाती है। हाय रे दैया, इतना गंदा कमरा, मैं नहीं सफाई करेगी। पहले तो रसोई में एक स्लैब था, अब तो आप सबने अपने अपने कमरे में अलग अलग स्लैब बनवा के रख लिए। मेरे से इतना काम नहीं होगा रे बाबा। अरे ऐसे क्यों बोल रही है छबीली? अच्छा बाकियों का कमरा छोड़ दे, मेरा तो साफ कर दे। मेरा बुढ़ापे का शरीर है, थोड़ा तो समझ ले। हाँ, ये अलग से मैं ना तुझे 100 रुपये देती हूँ। विनीत भाई ने मेरे को 300 देकर अपना कमरा साफ करवाया है आंटी जी। तो ये पकड़ 300 रुपये और कर कमरा साफ। इसी तरह जैसे तैसे एक हफ्ता निकल जाता है, पर ना ही खाने की स्थिति अच्छी होती है और कमरा साफ करने के पीछे छबीली को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, वो अलग। मुझे लगता है हम सबको अपने कमरों से रसोई हटाकर रसोई में ही पार्टीशन करवा देना चाहिए। करवा ही दिन बहुओं ने रसोई अलग। अरे बहुएं तो सास ससुर से अलग होती है, यहाँ तो पतियों से भी रसोई अलग की जा रही है। एक ही किचन में 5 सिलेंडर लगेंगे, फिर नहीं होगी क्या लड़ाई? चूल्हा तो एक ही रहेगा ना विनीत। एक शख्स खाना बनाकर हटेगा तब तो दूसरा खाना बना पाएगा और इसी में फिर से बहस शुरू हो जाएगी। ये बात तो सही है भैया, पहली बार बिहार की इस टेप में से अच्छी आवाज़ आई है। और जैसे इस घर में सब मेरे अगेंस्ट रहते, मुझे तो लगता है मेरा नाश्ता बनाने का नंबर तो दोपहर में ही आएगा। और इस बार मेरे हिस्से में इंडक्शन होना चाहिए, स्टोव नहीं। उस सब का इंतज़ाम कर लिया है हमने। मैं मिस्त्री को लेकर आया हूँ। किचन के स्लैब में 5 पार्टीशन होंगे, हर पार्टीशन का एक अलग स्टोव, एक अलग सिलेंडर। फिर किसी को किसी से मतलब नहीं रखना पड़ेगा, अपना बनाओ और अपना खाओ। मैं तो वही खा लूँगा सुजाता जी जो आप मुझे बना कर देंगी, मुझसे अब खुद खाना नहीं बन पाएगा। हाँ तो हम दोनों भाई भी एक साथ ही खाना बनाएंगे। ठीक है, फिर जेठ जी करवा दीजिए कंस्ट्रक्शन और बांट दीजिए रसोई को 5 हिस्सों में। और बन जाती है ससुराल में 5 रसोई। लकड़ी जल गई पर बल नहीं गया। खाना बना बना कर और आधे पेट जला बुना खाकर सबकी हालत कैसी हो गई है देख रही हैं भाभी आप, पर किसी के मुंह से हमारी तारीफ नहीं निकली। अरे कोई बात नहीं नेहा, होने दे जो हो रहा है। 1-2 जन बेहोश होकर गिरेंगे ना तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने हिस्से को डेकोरेट कर लेते हैं। चिया तो सबसे पहले अपनी एक फ़ोटो लाकर अपने स्लैब पर रखती है और कैमरा ऑन कर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। तो मैं हूँ आपकी चिया और ये है मेरी रसोई। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं खाना कैसे बनाऊंगी। भैया को कई बार कहने के बाद भी मेरे भैया मेरे लिए इंडक्शन नहीं लेकर आए, इसलिए मैं खुद लेकर आ गई हूँ। ये आयरन और मैं बनाऊंगी आयरन पर डोसा, क्योंकि फिटनेस है तो फन है। अगर मेरी तरफ हड्डी नहीं बनना तो मम्मी जो भी दे अच्छे से खा लेना। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बेचारी सारी भाभी मेरे लिए कितनी वैरायटी का खाना बनाती थी, पर मुझे नहीं खाना आपका खाना, आपका खाना बेकार है, ये कह कहकर हमेशा मैं खाना छोड़कर जंक खा लेता था। और आज देखो मेरे ऐसे होने के कारण तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। भाभी सब तुम्हारे अच्छे के लिए कहती थी, पर तुम्हें उस वक्त टेस्टी खाना चाहिए था और तुम मुझे कह रहे हो कि मम्मी जो भी दे खा लो। तुम्हारी जैसे सूखी हड्डी नहीं हूँ मैं। अब मैं जैसे बताती जाती हूँ वैसे खाना बनाओ। खाना बनाने की कोशिश तो सभी करते, पर बस खाना बनता तो प्रिया और नेहा के कंबाइंड किचन में, जहां वो कभी पास्ता बना रही थी, कभी चाउमीन, कभी फ्राइड राइस, तो कभी दम आलू। बहू के हिस्से में से खाने की क्या खुशबू आ रही है, और यहाँ मुझसे सब्जी तक नहीं बनाई जा रही। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, दही रोटी खा लेती हूँ। सुजाता विमल के पास दही रोटी लेकर पहुंचती है। अब मुझसे ना चावल मत मांगिएगा, मुझसे तो भाई सब्जी भी नहीं बनाई जा रही। यहाँ रोटियाँ बेल बेल कर कढ़ाई में दर्द आ गया है, सो अलग। नहीं नहीं सुजाता जी, मुझे खाना बनाना नहीं पड़ा, बना बनाया खाना मिल गया, वही बहुत है।
ये तो साक्षात अन्नपूर्णा है खाने में। क्या स्वाद, बस पेट भरना चाहिए। जहां विमल दही रोटी खाकर खुश हुआ जा रहा था, वहां विनीत और नितिन अचार रोटी खा रहे थे, जिसे देखकर सूरज कहता है, बहुत कोशिश की खाना बनाने की भैया, पर बस ये दाल बना पाया। कोई बात नहीं छोटे, तू भी हमारे साथ खा ले। पर तू खा पाएगा ये अचार रोटी? क्यों नहीं खा पाऊंगा भैया, पिछले 2 दिन से तो मैं चाय रोटी ही खा रहा था। जिन लोगों की फरमाइशें खत्म नहीं होती थी, मुझे नाश्ते में चावल चाहिए, मैं तो रोटी खाऊंगा, कम से कम नाश्ते में 4 सब्जी तो होनी चाहिए, ये कहने वाले सभी के सभी लाइन पर आ चुके थे, क्योंकि अब खाना उन्हें खुद बनाना पड़ रहा था। और एक रात प्रिया और नेहा के सोने के बाद होती है ससुराल में एक बैठक। जब हमारी भाभियाँ घर पर है मम्मी, तो हम क्यों करें इतनी मेहनत? आयरन पर बना हुआ डोसा खा खा कर मेरा मुंह सड़ गया है और उंगलियां जल गई है 100 अलग। मैं तो कल ही बोल दूंगी भाभी को कि आप लोग मुझे जो बना कर दे दो मैं खा लूंगी, उसके बदले मैं उनके कपड़े भी प्रेस कर दूंगी। आयरनिंग तो आ ही गई है मुझे इतने दिनों में। मैं भी ना भाभीियों की टीम में जा रहा हूँ। स्नेहा ने मुझे 1 महीना दिया है वेट वापस से गेन करने के लिए। मुझे तो अपनी हेल्थ पर ध्यान देना ही पड़ेगा, वरना शादी मुश्किल है। चावल खाने की आदत तो मेरी छूट ही चुकी है। 3 वक्त चावल ना सही, दोपहर में तो चावल बनाती है मेरी बहू है, दोपहर में खा लूँगा चावल। 3 वक्त खाने की चीज़ थोड़ी ना है चावल। हाँ, वो तो मैंने ही आदत बिगाड़ ली थी। अच्छा है 1 वक्त चावल खाऊंगा तो मोटा भी नहीं होऊंगा। और तुम दोनों का क्या सोचना है? पिछले 20 दिन से बिना टिफिन के जाता हूँ ऑफिस मम्मी। मुझे पता है दोपहर में भूखा रहना क्या होता है। मैं भी प्रिया से माफ़ी मांग लूँगा। मैं तो अभी जाकर नेहा के हिस्से में बना हुआ चाउमीन खा लेता हूँ। अब सभी दूसरी टीम में जा रहे हैं, तो फिर मैं क्यों अपना खाना खुद बनाऊं भाई? रात का वक्त है, अभी ही सारे पार्टीशन हटा दे बेटा। सुबह से सब कुछ पहले की तरह लगना चाहिए। ये हुई ना बात मम्मी। और सभी मिलकर ससुराल की 5 रसोई को हटाकर फिर से एक रसोई बना देते हैं। अगली सुबह नेहा और प्रिया जैसे अपने कमरे से बाहर आती हैं। चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी है भाभी, आप दोनों पहले चाय पी लीजिए। और हल्का फुल्का नाश्ता यानी कि सैंडविच मेरी तरफ से। नाश्ते में ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है बहू। हर टाइम रोटी बनाकर क्यों प्रेशर लेना है? या तो तू पोहे बना ले या उपमा, सब खा लेंगे, है कि नहीं बच्चों? हाँ मम्मी, क्यों नहीं, खाना तो खाना है, बस हम दोनों को टिफ़िन मिल जाए। रात की बासी रोटी भी होगी ना तो उसके साथ अचार दे देना, चलेगा प्रिया? सब समझ गए ना। कोई ज़रूरत नहीं है हमारे लिए चाय नाश्ता बनाने की, और इतने बुरे भी नहीं हैं हम कि अपने पतियों को अचार रोटी खिला दे। खाना सबको प्रॉपर ही मिलेगा, बस थोड़ा कॉपरेट करने की आदत डाल लीजिए, और कुछ नहीं। तो फिर चावल चढ़ा दे बहू। क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। नीरू का बेटा फौज में बड़ी पोस्ट पर था। वो हमेशा तैनाती में बाहर रहता। घर में अकेली नीरू बोरियत महसूस करती थी। नीरू की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि वो अपने बेटे की शादी करवा दे, बहू के आ जाने से सब ठीक हो जाएगा। बेटा अपार, तू तो फौज में रहता है, मुझे घर में अकेलापन काटने को दौड़ता है। तू एक काम कर बेटा, शादी कर ले, फिर बहू के साथ मैं घर में आराम से रहूंगी। क्या माँ, मैं जब तक मेजर नहीं बन जाता शादी नहीं करूंगा। तुम कहीं घूमने जाया करो, लेकिन शादी की बात मत करो। इतना कहकर अपार वहां से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त उसे माँ की भी चिंता रहती है। एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। नीरू दरवाजा खोलती है तो सामने एक सुंदर सी लड़की साड़ी पहनकर सर पर पल्लू रखकर खड़ी होती है। कौन हो तुम बेटा, और तुम्हें किसने भेजा है? मेरा नाम कंचन है और मैं आपके बेटे अपार की बीवी और आपकी बहू हूँ। तभी घर का फोन बजता है। नीरू फोन उठाती है तो अपार का फोन होता है। माँ, कंचन आ गई। वो आपकी बहू है माँ, और मैंने उससे शादी कर ली है। आप अकेली रहती हैं तो मैंने आपके लिए शादी कर ली माँ। अच्छा बेटा, बहू तो आ गई, बहुत सुंदर है। अब ना मैं आराम से घर में खुश रहूंगी।
इतना कहकर नीरू जैसे ही कंचन की तरफ देखती है, वो उसके पैर छूती है। नीरू कंचन को आशीर्वाद देकर गले लगा लेती है। अगली सुबह नीरू सोकर उठती है तो अरे, सारा घर कितना चमक रहा है। इतनी सुबह घर का सारा काम किसने किया? तभी कंचन हाथ में स्वादिष्ट नाश्ता और चाय लेकर आती है और टिपॉय पर रखकर कंचन के पैर छूती है। बहू को देखकर नीरू काफी खुश हो जाती है। वो कंचन से कहती है, कंचन बेटा, आज मेरे घर में किटी पार्टी है। तुम मेरी सहेलियों के लिए कुछ अच्छा बना लेना। माँ, मुझे अच्छा बनाना नहीं आता, आप बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अरे मैं भी तो नहीं जानती। ऐसा कर, शाम को इटालियन खाना, सी फूड और चाइनीज खाना बना लेना, ठीक है? कंचन नीरू की बात सुनकर खुश हो जाती है। हाँ माँ, मैं तो ये सब बना सकती हूँ, आप चिंता ना करें। शाम को नीरू की सहेलियां आती हैं, जहाँ कंचन अकेले बनाए स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती है। वो सारी सफाई कर सबको खुश कर देती है। कंचन अंदर किचन में जाती है कि तभी नीरू की सहेली बोल पड़ती है, अरे नीरू, तेरी बहू तो बड़ी परफेक्ट है, तेरी हर बात मानती है और सारा काम भी अकेले करती है, तुझे शिकायत का मौका भी नहीं देती। लेकिन क्या फायदा, बेचारी नीरू का जीवन तो बहू के आने के बाद भी बोरिंग का बोरिंग ही रहा। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही है? अब तो मेरे साथ मेरी बहू भी रहती है। हाँ, रहती तो है, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सारे काम इसलिए करती है कि तुझे लड़ाई करने का कोई मौका ना मिले और तू फ्रस्ट्रेट हो जाए, समझी? नीरू भोली सूरत बनाकर कहती है, नहीं, मैं नहीं समझी। अरे, घर में सास बहू की लड़ाई ना हो तो घर भी भला घर लगता है क्या? मेरे घर में ही ले ले। सुबह से बहू के साथ लड़ाई में इतनी चहल पहल रहती है कि मन हमारा भी लगा रहता है और पड़ोसियों का भी। नीरू मन में सोचती है, बात तो सही है। अगर ये मेरी शिकायत के बिना ही हर काम कर देगी तो मैं क्या करूंगी? रात को नीरू सोने के लिए कमरे में जाती है, जहाँ कंचन उसके पैर दबाने लगती है। नीरू को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो किसी भी तरह से उससे लड़ाई करना चाहती है। बहू, दर्द पैर में नहीं सर पर है और तू मेरे पैर दबा रही है। मैं सर दबा देती हूँ माँ जी। ये कहकर वो उसका सर दबाने लगती है। तू एक काम कर, मेरे लिए बादाम वाला दूध ले आ, जा। कंचन जाकर सास के लिए दूध ले आती है। अब नीरू उसे जो कहती कंचन झट से कर देती। बहू, जरा छत से जाले निकाल दे। जी माँ जी। कंचन 5 मिनट में ही पूरे घर के जाले साफ कर देती है। नीरू तो देखती की देखती ही रह जाती है। कमाल है, ये तो हर काम कर रही है। तरस गई मैं तो इससे लड़ाई करने को। इतना कह के नीरू चली जाती है। नीरू को एक दिन कंचन पर इतना गुस्सा आता है कि वो सोच लेती है, आज तो उससे लड़कर ही रहेगी। मौका देखकर नीरू कंचन को पैर से लंगड़ी देकर गिरा देती है, जिसके बाद जो होता है नीरू को विश्वास ही नहीं होता। जमीन में 2 भागों पर गिरी कंचन के सारे पुर्जे बिखर जाते हैं। स्प्रिंग और उसके अंदर से रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है। तभी घर की घंटी बजती है। नीरू डरकर दरवाजा खोलती है तो सामने अपार खड़ा होता है। क्या हुआ माँ, तुम इतना डर क्यों गई? कंचन ने कुछ किया क्या? कुछ कहा क्या उसने? मैं अभी बताता हूँ। तभी अपार की नजर कंचन पर पड़ती है। अरे माँ, तूने ये क्या किया? कंचन को तोड़ दिया। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने रॉबर्ट को तुम्हारी बहू बनाकर भेजा था, जिससे तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो और तुम खुश रहो। माँ, ये तो इंसान थी भी नहीं, इससे तो गलती हो ही नहीं सकती थी। फिर आपने इसे क्यों तोड़ा? क्या गलती थी इसकी माँ? बेटा, इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये इंसानों की तरह सास से लड़ाई नहीं करती थी। अपार माँ की बात सुनकर हैरान रह जाता है।
माँ, कल मैं ऑफिस के काम से गोवा जा रहा हूँ। वहाँ हमारी एनुअल मीटिंग है। अच्छा बेटा, कब तक आएगा? 1 हफ्ते की टूर है माँ। ठीक है, जा भाई, हम तो यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। रात को खाना खाते समय अच्छा सुनो बहू, परसों मैं अपने मित्रों के साथ शिरडी जा रहा हूँ, तो सफर के लिए कुछ मीठा बना देना। अच्छा पापा जी। रोहन गोवा जा रहा है, आप शिरडी जा रहे हैं। लगता है हम सास बहू यहाँ नागपुर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। ओफो माँ, ताने देना बंद करो। अगली बार छुट्टी मिलते ही हम सब एक साथ बाहर जाएंगे। हाँ हाँ, आप और आपका अगली बार, जो पिछले 2 सालों से तो आया ही नहीं। अरे क्यों परेशान होती हो तुम दोनों? जल्दी ही हम सब साथ चलेंगे। अगले दिन रोहन और उसके अगले दिन प्रसाद अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं। रात को मीणा और नीतू अकेले बैठे हैं। वहां दोनों बाप बेटा अपने अपने दोस्तों के साथ मौज कर रहे हैं। यहाँ हम सास बहू वही दाल रोटी में लगे हैं। ये तो है माँ जी, हमें भी कुछ करना चाहिए। क्या कर सकते हैं हम उनके बिना? क्यों ना हम भी कहीं घूमने चले? अरे कहाँ जाएंगे हम अकेले? गोवा। क्या तू पागल तो नहीं हो गई? हम दोनों गोवा जाएंगे, वो भी अकेले? हाँ मम्मी जी, बहुत मजा आएगा। अरे कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? ना बाबा ना, ऐसी बात तो सोच भी मत। कुछ नहीं होगा मम्मी जी, मैं ऑनलाइन बुकिंग कराऊंगी, पूरे ग्रुप के साथ जाएंगे तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। कौन सा ग्रुप? सब अजनबी होंगे ना? तो क्या हुआ मम्मी जी, उल्टा अच्छा ही है। हम जो चाहे पहने, जैसे चाहे रहे, ताने मारने वाला कोई नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे तो ठीक नहीं लगता, चुपचाप सो जा। नीतू के मन में गोवा घूमने लगता है। अगली सुबह ये लीजिए मम्मी जी चाय। अरे ला दे। अच्छा तू कल गोवा के लिए क्या कह रही थी? वो मैं ये कह रही थी मम्मी जी, हम दोनों गोवा चलते हैं ना, प्लीज प्लीज। अरे पर बुकिंग कैसे होगी? मैं ऑनलाइन बुकिंग कर लूंगी और हम रोहन और पापा जी को गोवा पहुंचने के बाद ही बताएंगे। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, पर वैसे ऐसा कर तो सकते हैं। अब आप ना कुछ मत बोलिए मम्मी जी, मैं कल परसों की बुकिंग देख लेती हूँ। 2 दिन बाद नीतू और मीणा एक टूर ग्रुप के साथ गोवा पहुंच जाते हैं। नीतू गोवा बीच से अपनी और मीणा की सेल्फी लेके रोहन और प्रसाद को भेजती है। तुरंत रोहन का कॉल आता है। अरे ये कहाँ की फोटो है? गोवा की। गोवा? तुम और माँ गोवा कब आए? हाँ जी, सुबह। क्या क्या? कैसे? अब तुम दोनों ठीक तो? अरे बस बस बस, हम पूरे ग्रुप के साथ आए हैं। पापा जी और तुम दोनों बाहर थे, तो हम सास बहू ने सोचा हम भी वैकेशन पर चले। हे भगवान, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। कल सुबह शाम फोन पर अपना हाल चाल बताते रहना। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, पापा जी को भी फोन करके बता देना, उनका फोन नहीं लग रहा है। ठीक है। तुम लोग रुके कहाँ हो? ये कोई होटल मीरा पैलेस है। ओके, मैं अभी कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, आके बात करता हूँ। मीणा और नीतू दोनों बीच पर खूब एंजॉय करती हैं। अच्छा ही हुआ बहू, तूने हिम्मत दिखाई, वरना हम इस मौज मस्ती से वंचित ही रह जाते। है ना मम्मी जी, कितना मजा आ रहा है। शाम को दोनों होटल के अपने कमरे में पहुंचते हैं, तभी डोर नॉक होता है। लगता है खाना आ गया। अरे आप? सरप्राइज! आज कॉन्फ्रेंस का लास्ट डे था, कल सब वापस जाएंगे। मैंने बता दिया भाई, मैं फैमिली वेकेशन पर हूँ। वाह, अब तो बहुत मजा आएगा। वाह बेटा,
बस तेरे पापा भी आ गए होते तो, पर उन्हें तो शिरडी घूमने की पड़ी है। कल सुबह पापा जी भी आ जाएंगे। मम्मी, अब अगले कुछ दिन हम साथ में एंजॉय करेंगे। अगली सुबह प्रसाद भी आ जाते हैं। अच्छा हुआ नीतू बेटी, इस बहाने हम सब का वेकेशन तो हो गया। जी पापा जी, फाइनली फैमिली वेकेशन पर आ ही गए हम लोग। ये तो हम सास बहू का कमाल है, आप दोनों की बदौलत तो इंतजार ही करते रहते। सब हंसने लगते हैं। शिक्षा, जब भी मौका हो परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास करना चाहिए।